चलिए, कल हमने जो शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आपकी मैथ्स की क्लास क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी आज से, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम हम लोग बेसिक से पढ़ाएंगे। और नंबर सिस्टम ही क्यों पढ़ाया जाता है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों। ये नंबर सिस्टम इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि यही आपका क्या करता है, मैथ्स को तैयार करता है, रेडी करता है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या है, मैथमेटिक स्टार्ट होता है। और देखें सीजीपीएससी सीजी व्यापम में देखें तो आपका यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो अमीन हो, चाहे वो कुछ भी एग्जाम हो। 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ से। तो इसको बेसिक से अध्ययन करेंगे, बेसिक से बेसिक एंड फास्ट से फास्ट और ट्रिकी वे, दोनों पे हम लोग क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। केवल 10 अंक ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इन्हीं से क्या है, हमारे बहुत सारे अंक हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यह वह अंक है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, आपके अंक हैं। इन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, हमारा गणना होता है, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। तो यहां देखिए हम इन 10 अंकों को क्या करते हैं और कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, इनका कुछ परिभाषा याद होना चाहिए कि यहाँ किसको कैसे कहते हैं, किसको किस नाम से पुकारा जाता है करके, ठीक है। जिससे क्या है, ये हमारा क्या करता है, मैथ्स को बेसिक स्ट्रांग करता है, ठीक है। क्योंकि यहां से कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है, इनका योग क्या होगा, कैसे होगा। तो ये हम लोग परिभाषा जान लेंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्या कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट देखिए, इन्हीं 10 अंकों के आधार पर हम निम्नलिखित प्रकार से इसको क्या करते हैं, हम लोग विभाजित करते हैं। तो पहला देखिए आपका क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसका कहने का अर्थ क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। हाँ देखिए, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसके अंतर्गत उन संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है जो कि प्रकृति में उपलब्ध हैं। इनकी संख्या का नाम है, इनकी संख्या का नाम है जो निम्न प्रकार है। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जीरो को नहीं लेंगे, जीरो क्या है, आपका एक कृत्रिम है, इसको बनाया गया है, किन्होंने खींच। आप मेरे को कमेंट में बताइए कि किसने शून्य की खोज किया, ठीक है, आप इसको बताइए। और एक और बताना कि शून्य का सिद्धांत किसने दिया। ये दो आप कमेंट में करके बताइए कि शून्य का सिद्धांत किसने दिया और शून्य की खोज किसने किया। ये दोनों आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है। कमेंट में मैं देखूंगा, है ना, और फिर वहां पर सबको उसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि पूर्ण संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या मतलब क्या कहने करती है कि टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोग प्राकृतिक रूप में जो पाए जाते हैं पूर्ण, जिसे एक, जैसे कि शून्य को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, है ना। जब प्राकृतिक संख्या में जब शून्य, ये सूर्य नहीं है ना, ये शून्य हो गए ना, ये शून्य है, ठीक है। ये शून्य को जब शामिल कर दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये क्या होगा, इन्फिनिटी, अनंत तक चलेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर देखिए ये है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, इस संख्या को निम्नलिखित 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्या को, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि एक धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक होता है, ठीक है। तो यहां देखिए प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं दोनों कह सकते हैं ना, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं जब धन के रूप में हो तो उसे क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 वो प्लस में रहेगा, पूरा इन्फिनिटी तक चलेगा, अरबों खरबों तक, ठीक है। फिर देखिए ऋण पूर्णांक संख्या कहने का अर्थ यह है कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहां देखिए क्या है, -4 -3 -2 -1 0, मतलब जीरो से बाएं तरफ स्टार्ट होगा, जीरो से दाएं तरफ स्टार्ट होगा वो धन, अब बाएं तरफ होगा माइनस में होगा वो ऋण पूर्णांक, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे फिर सम संख्याएं, है ना, इवन नंबर्स, ठीक है। तो यहां देखिए 2 से विभाजित होने वाली समस्त संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 12 14 16, है ना, 98 100, ये 2 से विभाजित होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपकी पूरा सम संख्याएं कहलाएंगे, ठीक है। फिर देखिए हम लोग फिर पढ़ेंगे विषम संख्याएं के बारे में। तो विषम संख्या क्या कहलाती है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7, आगे 9 11 15 ऐसे करके 99, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके विषम संख्या कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि 1 से 100 तक में अगर देखें, 1 से 100 तक में,
तो 100 में आपका क्या करेंगे, 50 आपको सम संख्या होगा, 50 आपका विषम होगा। ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आधा सम आधा विषम होता है ना। ठीक है, चलिए इतना आपको देखना है, यहां तक समझ में आया। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, भाज्य और अभाज्य और सभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो यहां देखिए भाज्य संख्याएं या इनके बारे में देखें तो भाज्य संख्याएं होते क्या हैं। तो यहां देखिए ये वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य तीसरी संख्या से क्या हो, विभाजित हो, वो क्या कहलाती है, हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 8, 9, 10 है ना, ये सब क्या है, आपकी भाज्य संख्या है। अगर आप 4 को विभाजित करेंगे तो 4 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, और क्या आपके स्वयं मतलब 4 से भी विभाजित होगा। इस टाइप का क्या कहलाएगा, किन्हीं भी 3 संख्या से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर देखिए आपका आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कहने का अर्थ है कि जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है। मतलब अगर देखें तो कुल 3 संख्या, किसी भी 3 संख्या, चाहे वो स्वयं हो चाहे किसी और के अतिरिक्त हो, तो किसी भी 3 संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11। तो यहां देखिए आप 2 को देखेंगे तो 2 एक से विभाजित होता है और 2 स्वयं से विभाजित होता है, लेकिन किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो पाता है, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया इतना। देखिए फिर देखिए सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कहने का अर्थ यह है कि सह मतलब क्या होता है, साथ में। ठीक है, सह मतलब साथ में। तो यहां देखिए संख्याओं का वह युग्म, ये युग्म है ना, ये युग्म है। ठीक है, वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, उभयनिष्ठ इंग्लिश को कॉमन बोलते हैं, मतलब दोनों में हो। ठीक है, तो यहां देखिए 2, 5, 2 हो गया और 5 हो गया, तो इसको अगर हम इसमें कॉमन करेंगे, 2 1 कम 2 है, 2 5 1 कम 5 है, मतलब एक दोनों में है, तो एक कॉमन निकाल सकते हैं, 2 और 5 कर सकते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों इसको किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते दोनों को, इसलिए क्या किया जाता है, इसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर देखिए नोट के रूप में दिखा गया है कि ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ये एक क्या है, दोनों से कॉमन है, मतलब दोनों में नहीं आता, भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है। क्यों, क्योंकि एक क्या है, केवल एक ही संख्या से विभाजित होता है, और यहाँ शर्त क्या है कि वो स्वयं से विभाजित हो, एक से विभाजित हो, तथा किसी अन्य से विभाजित हो, मतलब 3 से विभाजित होना चाहिए, किसी भी 3 संख्या से। तो ये नहीं हो पा रहा है, तो यह कहना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। अगर यहीं पर कुछ पॉइंट देखें दोस्तों, ठीक है, यहीं पर हम लोग कुछ पॉइंट देखें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या देखें, हाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या देखें तो क्या होगा, है ना। सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी हाँ इतना देखिए, ठीक। सबसे छोटी भाज्य संख्या में देखें तो भाज्य में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो 4 से स्टार्ट किए हैं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सम भाज्य संख्या भी ये क्या हो जाएगा, ये 4 ही होगा, है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या होगा, ये 4 होगा। और देखिए तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या देखें ना, हाँ सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या देखें तो आपका क्या होगा, ये आपका कट जाएगा, ठीक है, हाँ ये आपका कट जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या में क्या होगा, ये आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की अगर बात करें, हाँ विषम भाज्य संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, ये 9 आएगा दोस्तों, ठीक है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या में। ठीक, इतना समझ में आया। और देखिए अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या में यहां देखिए हम लोग, क्योंकि यहां पढ़ा देता हूं मैं थोड़ा सा, है ना। यहां देखिए सबसे छोटी आपकी समभाज्य संख्या ये 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 4 ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की तो ये 9 होगा, ठीक है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगा, ये 9 होगा, क्योंकि विषम यही आ रहा है पहले में, है ना।
फिर देखिए अभाज्य संख्या के बारे में देखें तो यहां देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, ये 2 ही होगा, ठीक है। फिर देखिए सबसे सम होगा, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो ये 3 होगा। कुछ ये पॉइंट है दो, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, तो इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए फिर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, परिमेय संख्या, ठीक है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। परिमेय संख्या में देखिए तो जो p बटे q के रूप में होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, p बटे q के रूप में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लिखी जा सकने वाली संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। हाँ देखिए यहाँ p और q क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या है जहां q बराबर नहीं है शून्य की। मतलब कहने का अर्थ यह है कि q, एक मिनट, है ना, ये जो आपका q होगा, है ना, वो क्या होगा, बराबर नहीं होगा 0 के, ठीक है। ऐसा आप ये परिमेय संख्या में होता है ना। यहां देखिए कुछ लिख सकते हैं, वो कैसे हैं, 5, 7, 2, 22/7, 4/3, ये क्या है आपके परिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ इतना देखिए। फिर देखिए अपरिमेय संख्या, तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, करनी 2, करनी 3, ऋण करनी 2, ऋण करनी 3, ये क्या है, आपके अपरिमेय संख्याएं हैं। और जितने भी आपके मैथ्स में, है ना, जितने भी आपके मैथ्स में आपके सिंबल्स होते हैं ना, सिंबल्स मतलब कहने का अर्थ ये है, आपका ये पाई हो गया, थीटा हो गया, है ना, ये आपका फाई हो गया, या ये आपका ये साई हो गया, इस टाइप के जितने भी सिंबल्स हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, आपके एंगल्स हो गया, ये जितने भी सिंबल हैं वो क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, ठीक है। हाँ इतना याद रखिए। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा मैं कुछ पॉइंट आपको और बता देना चाहता हूँ परिमेय संख्या के बारे में। तो यहाँ देखिए अगर आपका जो वो है ना 0.0.333 ऐसा करके आता है, तो इसमें अगर मैं 0. क्योंकि ये आपका 3 के बाद है तो इसमें मैं बार लगा देता हूं, और ये बार के रूप में है, मतलब 3 3 3 क्या है, रिपीटेड है, तो वो भी क्या कहलाता है, आपका ये परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर ये 0.34 ऐसा आ जाए तो ये क्या है, रिपीटेड नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। ऐसा आपको देखना है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हमारा वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या कहने का अर्थ यह है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, करनी 2, करनी 3, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके वास्तविक संख्या कहलाते हैं। फिर देखिए क्रमागत संख्या या क्रमागत पूर्णांक संख्या में देखिए तो क्रम से आने वाला, ठीक है, यही क्या कहलाता है, क्रमागत। तो क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 13, 14, 15, मतलब 13, 14, 15 या 1, 2, 3, ये क्या क्रम से है, ये क्या कहलाएंगे, आप क्रमागत संख्या कहलाएंगे। तो इनके देखिए निकटतम 2 क्रमागत पूर्णांकों में एक का क्या होता है, अंतर होता है। जैसे 2 और 3 में देखें तो 3 और 2 को घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 का अंतर आएगा, ठीक है। यही बोल रहा है इसमें कहने का अर्थ है। तो देखिए यदि एक से कोई क्या है, पूर्ण संख्या हो, तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक संख्या x+1, ठीक है, तीसरा क्या होगा x+2, चौथा क्या होगा x+3, और पांचवा क्या हो जाएगा x+4, और यही क्रम आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर देखिए अपना हमारा नेक्स्ट है क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है। महत्वपूर्ण परिभाषा के रूप में हम लोग देख रहे हैं, जो कि आपके कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं इसको नहीं पढ़ते हैं, और वही क्या कहता है, हमारा मैथ्स छूटने लगता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्रमागत सम संख्याएं क्या कहलाती है, क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती है ना। संख्याएं एक एकल क्रमागत सम संख्या कहलाती है ना, ये एकल नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि निकटतम 2 क्रमागत सम संख्याओं में अंतर क्या होगा, 2 का होता है। इसको याद रखिए, 2 का अंतर क्यों होगा, तो आप 4 और 2 में माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 और 4 में माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ये कहने का अर्थ 2 का अंतर हो रहा है, ठीक है।
तो यदि फिर देखिए मान लेते हैं x कोई सम संख्या है तो 2 का अंतर होगा, तो x को मैं सम मान रहा हूं तो इसमें आगे संख्या क्या होगा, तो x+2 होगा, उसके आगे क्या होगा, x+4 होगा, उसके आगे क्या होगा, x+6 होगा, उसके आगे x+8 होगा। यही क्रम आगे बढ़ता जाएगा। आपका समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट में कीजिए, मुझको समझ नहीं आया सर इसको कैसे होगा करके, ठीक है। फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है। फिर देखिए क्रमागत विषम संख्याएं क्या कहलाती है, तो क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि क्या है, दो। फिर देखिए इतना है तो निकटतम 2 क्रमागत विषम संख्याओं में अंतर क्या होगा, 2 का भी अंतर होता है। आपके सम में भी 2 का अंतर होता है और आपके विषम में भी 2 का अंतर होता है। जैसे कि आप 3 में 1 का माइनस करेंगे तो आपको 2 आएगा ना। फिर देखिए आप 5 में 3 का माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो इसी क्रम में देखिए हम लोग इसको x का मान लेते हैं। यदि x एक क्या है, विषम संख्या है, तो उसका दूसरी क्रमागत क्या होगा, तो x+2, x+4, x+6 और x+8 ऐसा क्या आगे क्रम बढ़ता जाएगा इसका इन्फिनिटी वार पर, ठीक है। इतना समझ में आया? फिर देखिए हम लोग थोड़ा सा जो क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है जातिमान और स्थानीय मान, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू, लोकल वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा टॉपिक लिया है। तो यहाँ देखिए जातिमान मतलब लोकल वैल्यू, कहने का अर्थ है किसी दी गई संख्या में किसी अंक जातिमान उसका अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। लोकल वैल्यू मतलब, लोकल मतलब क्या होता है, स्थानीय होता है। सॉरी, लोकल मतलब क्या होता है, उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वही क्या कहलाता है, होता है। तो यहाँ देखिए कहने का अर्थ यह है कि जो चाहे किसी भी स्थान पर हो उसका वैल्यू वही रहेगा, वो क्या कहलाएगा, इस जातिमान कहलाएगा। तो यहाँ देखिए जैसे कि 63, 57, 82 में 5 का स्थानीय मान जातीय मान क्या है, तो है ना 3 का जातीय मान है, 3 का जातीय मान है, 6 का जातीय मान क्या है, 6 ही होगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ देखिए चाहे 6 का पूछे, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो जातीय मान ना, सॉरी जातीय मान क्या होगा, तो आपका 5 होगा, 3 का 3 होगा, 7 का 7 होगा, 5 का 5 होगा, 8 का 8 ही होगा। मतलब वो क्या है, उसका वैल्यू बदलेगा नहीं। जातीय मान मतलब स्वयं जो 7 है तो 7 ही, 5 है तो 5 ही है, ये आपका जातीय मान कहलाता है, ठीक है। फिर देखिए स्थानीय मान प्लेस वैल्यू के माने, प्लेस नाम ही है। यहाँ देखिए इसको मैंने इंग्लिश इसलिए डाला है क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। प्लेस वैल्यू मतलब कहे का अर्थ यह है कि जिस स्थान पर खड़ा होगा वही, उसी स्थान की जो वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगा, प्लेस वैल्यू। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे, इकाई अंक का स्थानीय मान बराबर क्या हो जाएगा, इकाई अंक गुणा 1 क्या कहलाएगा, आपका स्थानीय अंक हुआ। दहाई अंक का स्थानीय मान दहाई गुणा दहाई अंक, जो अंक होगा वो, और उस 10 से गुणा करेंगे वो। फिर सैकड़े का अंक होगा, सैकड़े का अंक, फिर 100 को गुणा करेंगे। इस प्रकार का क्रम आपका बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है किसमें, इसमें, ठीक है। आपके 32, 56, 78, 09 में अंकों का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। तो 3, 5, 6, 7, 8 और 0 का देखना है। तो देखिए इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान देखिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 1 करोड़ में वो क्या है, आपका स्थान लिया गया है। तो यहाँ देखिए आप 1 करोड़ से गुणा करेंगे, स्थायी का अंक यहाँ गया, इसका अंक हो गए 3 और इसको गुणा कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये अंक आपको निकल जाएगा, ठीक है। फिर 5 का देखिए तो 5 में क्या है, वो 1 लाख में है। 5वां इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके देखेंगे तो 1 लाख से गुणा करेंगे तो आपका 5 लाख क्या होगा, आंसर आएगा। फिर देखिए 7 का स्थानीय मान ये 1000 में है, तो इस 1000 से गुणा करेंगे तो ये 7000 आएगा। 8 का स्थानीय मान 100 में है, तो 100 से गुणा करेंगे तो 8 का स्थानीय मान 800 हुआ। 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 0 गुणा 10 करेंगे, दहाई में है इसलिए इसका मान 0 होगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें उसका वैल्यू 0 आता है। समझ में आया इतना? चलिए ये रहा हमारा आज का कंप्लीट क्लास, ठीक है। एक टॉपिक छूट गया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक वो बताने की कोशिश करूँगा जो क्या है, कौन सी संख्या भाज्य है या अभाज्य है, तो इसको बोलते हैं हम लोग भाज्यता की जांच, ठीक है। भाज्यता की जांच ये टॉपिक हमारा रह गया है दोस्तों, ठीक है। ये जांच करेंगे कैसे कैसे करते हैं करके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा विभाज्यता के नियम पर, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।
तो धन्यवाद दोस्तों। और इसका पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको देखिए, तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम में, ठीक है। आप मेरे चैनल को जाइए, लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जाकर, ठीक है। चलो यहीं तक आपका वीडियो कंप्लीट हो।